हरे कृष्णा, वेलकम टू योर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज हम कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली मैंने कोशिश क्या करी कि इसमें जो CUT PG वाला LLM है उसका स्टैंडर्ड थोड़ा मैच करे और टॉपिक वाइज हो, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। अब बेसिकली मेरा मेन जो मकसद है इससे आपको कंसेप्ट थोड़ा सा रिवाइज कराना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि एन ऑफर लैप्सेस इफ नॉट एक्सेप्टेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम और विद इन अ रीजनेबल टाइम, व्हेन डज अ प्रपोजल लैप्स अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इसमें से चूज करना है। तो मैंने जानबूझ के आंसर, मैंने बाकी वीडियोस में बताया, मैंने जानबूझ के आंसर यहाँ पे रखा है। तो जरूरी नहीं है कि आप आंसर पढ़ो, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है कि अभी लास्ट का टाइम है, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा रिलैक्स होकर करो इसे, है ना, बहुत ज्यादा परेशान ना हो। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है। बाकी आप सिर्फ क्वेश्चन देख के भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। तो इसमें हमारा जो पहला जो ऑप्शन है सेक्शन 6, वो लैप्स बाय रिवोकेशन, काउंटर ऑफर, डेथ, लैप्स ऑफ टाइम, फेलियर ऑफ कंडीशन। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिकली ये पूछा गया है कि जो यहाँ पे ऑफर कब लैप्स हो जाता है, मतलब ऑफर कब मान्य नहीं होगा। मान्य नहीं होगा मतलब अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो कब ऐसा होता है? तो एक तो क्या होता है कि एक टाइम रहता है, किसी ने बोला कि 10 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो मतलब क्या हो जाएगा, ऑफर लैप्स हो जाएगा। आप सेक्शन 6 में पढ़ सकते हैं। या किसी ने काउंटर ऑफर दे दिया। काउंटर ऑफर क्या होता है कि जैसे आप भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। काउंटर ऑफर और क्रॉस ऑफर, ये क्या होता है, इसके रिलेटेड हमारे पास केसेस भी हैं। ये केसेस आप लोग ढूंढेंगे या मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो काउंटर ऑफर में क्या होता है कि सपोज आपने बोला कि ये जो वॉच है आप मुझे 1000 रुपए की बेचेंगे, लेकिन मैं कह रही हूँ नहीं, मुझे 500 रुपए की चाहिए। तो ये क्या हो गया, काउंटर ऑफर हो गया। क्रॉस ऑफर क्या होता है? क्रॉस ऑफर क्या होता है कि मैं आपसे पूछती हूँ कि मैं 1000 रुपए का ये वॉच बेच रही हूँ, और सामने से आप भी मुझे मैसेज करते हो क्या तुम मुझे वॉच 1000 रुपए की दे दोगे। तो क्रॉस ऑफर होता है। और एक काउंटर ऑफर, तो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। जो क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। भले से सेम चीज है यहाँ पे, आप, मैं भी कह रही हूँ कि 1000 रुपए की दूंगी और आप भी कह रहे हैं 1000 रुपए की चाहिए, बट वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जस्ट ए क्रॉस ऑफर है। तो प्रॉपर ऑफर, एक्सेप्टेंस, ये सारी चीजें होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर 1919 का केस है। इंग्लिश कोर्ट हेल्ड दैट एन अग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ फॉर मंथली अलाउंस वाज नॉट एनफोर्सेबल बिकॉज, तो ये आप सबको पता होना चाहिए, देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ अग्रीमेंट होना सफिशिएंट नहीं है, ये बात ध्यान रखना। सिर्फ अग्रीमेंट होना सफिशिएंट नहीं है, क्या होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशन क्रिएट करने का। अगर आप और आपके दोस्त के बीच में बात होती है कि हम मूवी देखने जाएंगे और आप लोग अग्रीमेंट करते हैं इस बात पे, तो आपका दोस्त आपके साथ मूवी नहीं देखने जाता, तो यहाँ पे कोर्ट में नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों का कोई इंटेंशन नहीं था लीगल रिलेशन क्रिएट करने का। तो इंटेंशन बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द रूल इन एडम्स वर्सेस लिंसेल, द पोस्टल रूल स्टेट एंड एक्सेप्टेंस बाय लेटर इज कंप्लीट व्हेन। तो आपने ना इंस्टेंटेनियस रूल और नॉन इंस्टेंटेनियस रूल पढ़ा होगा। शायद मैं आपके लिए टर्म्स भारी ना यूज कर रही हूँ। मतलब एक्सेप्टेंस कहाँ पे माना जाता है और एक्सेप्टेंस कौन सी जगह पे माना जाता है और किस टाइम माना जाता है कि एक्सेप्टेंस हो गई। तो बेसिकली क्या होता था, पहले लेटर में ट्रांजेक्शन होता था, है ना, लेटर में ट्रांजेक्शन होता था, तो वहां पे क्या होता था, और अभी क्या फोन पे फेस टू फेस होता है। तो इनके लिए अलग अलग रूल है। तो अगर मान लो किसी ने ऑफर दिया, लेटर लिखा, तो अब क्या होता है, जो सामने वाले को, मान लो ए ने ऑफर दिया बी को, लेटर दिया, है ना, अब बी जो है वो उसे एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करता है, मान लो क्या करता है, चिट्ठी पोस्ट में डाल देता है। अभी पहुंचा नहीं है ए तक, लेकिन वो चिट्ठी डाल देता है। तो ए क्या हो जाता है, बाउंड हो जाता है। ए को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना ही पड़ेगा, ठीक है। और आप बात को समझना, ए क्या हो गया, ए अब बाउंड हो जाएगा, ए को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना ही होगा। लेकिन अगर बी चाहे, ए के पास लेटर पहुंचे उससे पहले अगर ये स्पीड पोस्ट कर दे रहा है कि मैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा इस कॉन्ट्रैक्ट को, तो बी नहीं बाउंड। बी कब बाउंड होगा, बी तब बाउंड होगा जब ए के नॉलेज में आ जाएगा कि उसने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। या आप लोग को नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप बात को समझे। ये जब पहले लेटर के थ्रू कन्वर्सेशन होता था, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसका क्या आंसर है, इसका हमारा आंसर ये है कि
कब जो है एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है। पोस्टल रूल के बारे में बात करी जा रही है ना, जिसे इंस्टेंटेनियस और नॉन इंस्टेंटेनियस रूल भी कहते हैं। तो स्टेट सडन एक्सेप्टेंस बाय लेटर इज कंप्लीट जब लेटर जो है वो ट्रांसमिशन में डाल दिया जाता है, तो ऑफरर के अगेंस्ट ऑफरर बाउंड हो जाता है उससे, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल एक और देती हूँ, मेरा मन नहीं मान रहा, मैं एक और बार समझाती हूँ। अगर आप लोग को समझ आ गया तो आप लोग प्लीज स्किप कर लेना, जिसको नहीं आया सुनो। अब मैं आपको एक चिट्ठी भेजती हूँ और मैं कहती हूँ कि ये जो वॉच है मैं 1000 रुपए की दूंगी। अब आप क्या कहते हैं कि ये जो वॉच है, आप बोलते ठीक है मुझे ये ऑफर एक्सेप्टेड है। तो जैसे ही आप चिट्ठी पोस्ट में डालते हो, मेरे पास अभी आई नहीं है, आपने डाल दिया, तो अब मैं बाउंड हो गई। भले से बस पहुंची या नहीं पहुंची, कल को मैं मुकर नहीं सकती, मुझे वॉच 1000 रुपए की देनी ही पड़ेगी आपको। समझे बात को? अब अभी आप नहीं बाउंड हुए हो, ठीक है। अब आपको अभी आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको 1000 रुपए में खरीदना ही है। जब तक वो चिट्ठी पहुंचे उससे पहले अगर आप मेरे को स्पीड पोस्ट कर दे रहे हैं या आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे रहे हैं कि आपको नहीं खरीदना है घड़ी, तो आप बाउंड नहीं है, ठीक है। आपको कंपेल नहीं किया जा सकता है कि आपको 1000 रुपए देने पड़ेंगे और ये घड़ी खरीदनी पड़ेगी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड। करेक्ट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें कंसिडरेशन होना चाहिए। सेक्शन 2D में हमारे कंसिडरेशन के बारे में बताया गया है। तो अगर कंसिडरेशन नहीं होता तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है। तो उसके कुछ एक्सेप्शन है। तो क्या एक्सेप्शन है वही पूछा गया। तो पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर राइटिंग में है और रजिस्टर्ड में है ना, राइटिंग में है और रजिस्टर्ड में है, गिफ्ट वगैरह होता है ना, तो राइटिंग में और रजिस्टर्ड में आपने किसी को कुछ चीज दिया है आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तो वो क्या होगा, उसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मतलब कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी चलेगा। मतलब मैंने आपको कोई गिफ्ट दिया है, ठीक है, आप मेरे लिए बहुत डियर है, मैंने आपको क्या किया कि आपको कोई गिफ्ट दिया है ना, मैंने बोला कि जो टॉप रैंकर्स होंगे उन्हें मैं गिफ्ट दूंगी, तो मैं राइटिंग में दे रही हूँ है ना, और रजिस्टर में दे रही हूँ, तो वो क्या होगा, उसमें कंसिडरेशन का नीड नहीं है। फिर दूसरा एक्सेप्शन क्या है? दूसरा एक्सेप्शन ये है कि अगर पास्ट में किसी ने कुछ वॉलंटरली कोई काम किया हो, जैसे क्या, एक एग्जाम्पल है, जैसे किसी का पर्स खो गया है ना, मान लीजिए आपका पर्स हो गया है ना, तो आपके पर्स में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। अब क्या होता है, वो पर्स में ढूंढ देती हूँ और मैं आपको पर्स ले जाके दे देती हूँ। आपने मुझसे कहा नहीं था वो पर्स देने के लिए है ना, और मुझे पता भी नहीं था आपका पर्स है, या मुझे पता भी होगा लेकिन आपने मुझसे कहा नहीं। मैं वॉलेंटरली है ना, खुद वॉलेंटरली जो थी, मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, वॉलेंटरली मैं जाके उस पर्स को लेके आती हूँ और आपको देती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप कहते हैं मेरे को कि आप 1000 रुपए देंगे। तो कल को अगर आप 1000 रुपए नहीं देते हैं, सुनना बात को, अगर कल को आप मुझे 1000 रुपए नहीं देते हैं तो उसके बाद से मैं जा सकती हूँ कोर्ट में, ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल होगा। आप ये नहीं कह सकते कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए तो कंसिडरेशन चाहिए ना, तो इसमें तो कोई कंसिडरेशन है ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, इसमें कंसिडरेशन का नीड नहीं है, ये वैलिड होगा। अगला क्या, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेब्ट इन राइटिंग। कुछ ऐसे डेट वगैरह होते हैं ना, आपने लिमिटेशन एक्ट पढ़ा होगा, तो लिमिटेशन एक्ट में क्या होता है कि अगर हमें अपने राइट्स को एनफोर्स कराना होता है तो टाइम लिमिट रहती है ना, और उसके पीछे का रीजन है, कोई कभी भी उठ के आने लग जाएगा, ऐसे कितने सारे केसेस हो जाएंगे कोर्ट में। करेक्ट। तो अगर मान लो कि एक कोई डेट था है ना, और लिमिटेशन पीरियड चला गया, मैं कोर्ट में केस नहीं फाइल करा पाई, लेकिन अगर आप मुझे राइटिंग में प्रॉमिस कर देते हैं फिर मैं कोर्ट में जा सकती हूँ एनफोर्स कराने के लिए, तब आप ये नहीं कह सकते कि कोई कंसिडरेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, आई होप आप लोग को क्लियर है। अब मन करे तो रीड कर लेना है ना। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी। यहाँ पे ना बात करी जा रही है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन की। प्लीज डोंट माइंड माई वॉइस एंड आई होप आप लोग को क्लियर है। तो यहाँ पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन की बात करी जा रही है। तो क्या होता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन? ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है ना। तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली यही कहता है कि जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो दो पार्टीज इन्वॉल्व है कॉन्ट्रैक्ट में, कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ वही जा सकती हैं, कोई स्ट्रेंजर नहीं आ सकता है। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन क्या कहता है? प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन ये कहता है कि जिन पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, इन चंगू मंगू के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, तो कंसिडरेशन चंगू से जाएगा, मंगू से जाएगा, कोई तीसरा पार्टी टंगू नहीं आ सकता है। करेक्ट। तो ये होता है हमारा प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। तो इंडिया में प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन नहीं है। इसका एक लैंडमार्क केस है चिन्नैया वर्सेस रमैया। इस केस में क्या हुआ था कि यहाँ पे आप लोगों ने केस पढ़ा होगा, तो बेसिकली मैं आपको
समझाती हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि एक मदर और डॉटर के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है ना। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप समझिए, है ना। तो चिन्नैया वर्सेस रमैया लैंडमार्क है, आप ध्यान रखना। तो मैं आपको समझाती हूँ प्रिविटिव कंसिडरेशन का कंसेप्ट एग्जांपल देके। तो मदर और डॉटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। मदर बोलते हैं मैं सारी प्रॉपर्टी बेटा तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम्हें क्या करना है, अपनी मौसी का ध्यान रखना, अपनी आंटी का ध्यान रखना है। करेक्ट। अब क्या होता है, प्रॉपर्टी मिल जाती है, लेकिन जो डॉटर है आंटी का ध्यान नहीं रखती। तो जो मदर कहती अभी आंटी जो है केस फाइल करती है ना। तो अब यहाँ पे डॉटर बोलती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं, आंटी ने मुझे कोई कंसिडरेशन थोड़ी दिया है। तो फिर ये बोला गया कि जो इनकी मदर से आया कंसिडरेशन वो वैलिड कंसिडरेशन है, और ये जो आंटी हैं वो कोर्ट में जा सकती हैं, एनफोर्स करा सकती हैं। ठीक है। फिर इससे रिलेटेड ना ट्विडल वर्सेस एटकिंसन का भी केस याद रखना, ये भी इसी चीज से रिलेटेड है। ठीक है। तो ये आप लोग को 2 केस यहाँ पे पता चल गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इन मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष द प्रिवी काउंसिल हेल्ड दैट अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय अ माइनर, है ना। तो अगर कोई माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या है, वो वॉइड एब इनिशियो होगा। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, अगर मान लो यहाँ पे 2 सेक्शन है, सेक्शन याद रखना है। एक तो सेक्शन 11, और ऑब्वियसली वहाँ पे एकदम क्लियरली लिखा है कि हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो कि मेजर हो। और यहाँ पे सेक्शन 68 है कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट अगर नेसेसिटीज के लिए है तो वैलिड है ना। तो माइनर पर्सनली नहीं लायबल होगा। सपोज कोई माइनर है, आप उसे प्रोवाइड कर रहे हो, है ना, उसके पास कोई देखने वेखने वाला है नहीं, और आप क्या करो, आप उसे प्रोवाइड कर रहे हो। तो जो आप क्या कर सकते हो, जितना आप दे रहे हो ना, आप उसकी जो प्रॉपर्टी जो उसका स्टेट है उससे निकलवा सकते हो। माइनर पर्सनली नहीं लायबल होगा, उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। तो क्या है, माइनर के साथ जो अग्रीमेंट होता है वॉइड एब इनिशियो होता है। जैसे इससे रिलेटेड मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष वाला केस है। अगर मान लो, इसमें 2-3 चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई चीज किसी ने माइनर को दी है कॉन्ट्रैक्ट में, तो माइनर से लिया जा सकता है। लेकिन सपोज आपने माइनर को कोई पैसा दिया है, तो अगर वो पैसा ट्रेस हो सकता है तो ठीक है, आप पैसा भी ले सकते हो। ये तो नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस वाली। अगला क्वेश्चन 7, ए कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कॉन्ट्रैक्ट कब वॉइडेबल होगा? तो ऑप्शन ए क्या कहता है, वन पार्टी ऑब्टेन द अदर्स कंसेंट बाय कोercion, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। दूसरा क्या, ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। तीसरा, बोथ पार्टीज आर ऑफ अनसाउंड माइंड। चौथा क्या, देयर इज नो कंसिडरेशन। तो इन तीनों केस में तो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, आप सेक्शन 23 देख सकते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वहां पे ऑब्जेक्ट के बारे में बात करी गई है। ठीक है। और कंसिडरेशन नहीं है, ये सब शुरुआती के जो सेक्शन है उसमें आपको मिल जाएगा। अब बाकी क्या है, ये जो सारे ये जो सेक्शंस है ना, ये बात करता है कि किस सिचुएशन में जो है वॉइडेबल रहता है। तो यहाँ पे आपको सेक्शन इनके याद होने चाहिए, क्योंकि पूछ लेते हैं क्या ऑर्डर है। तो कोercion पहले आता है, कि अंडर इन्फ्लुएंस पहले आता है, कि फ्रॉड पहले आता है, कि मिसरिप्रेजेंटेशन पहले आता है। ये क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है। तो सेक्शन 15 से शुरू होता है ना। तो इसका एक ऑर्डर है, कफ MM। ठीक है। सी फॉर, ये सेक्शन 15 में है, और सी फॉर कोercion, फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस 16 में, फ्रॉड 17, मिसरिप्रेजेंटेशन 18, और मिस्टेक जो हमारा आगे है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मिस्टेक 19 में नहीं, 19 में बताया जाता है कि चीज़ें जो हैं ये सारी क्या है, ये सब जो है वो वॉइडेबल है ना। तो ये आपको एक ऑर्डर याद रखना है, कफ MM, कि पहले कोercion फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये पूछा जाता है। ठीक है। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी भी हैं कि सेक्शन 22 किसकी बात करता है, मिस्टेक की बात करता है। ठीक है। और ये वॉइडेबल है, ये कहाँ से पता चलता है, सेक्शन 19 से पता चलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद अनलॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज अनलॉफुल अंडर सेक्शन 23। कंसिडरेशन फॉरबिडन बाय लॉ, ये तो लिखा हुआ है। कंसिडरेशन डेट इज फ्रॉडलेंट, हाँ। कंसिडरेशन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ये भी है। कंसिडरेशन डेट इज इकोनॉमिकली अनवाइज, तो डेफिनेटली ये तो नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन सी है। तो यहाँ पे कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट को अनलॉफुल कब माना जाता है, इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, वो लॉ का प्रोविजन को डिफीट करेगा, फ्रॉडलेंट है, या इंजरी होती है किसी पर्सन को, उसकी प्रॉपर्टी को, पब्लिक अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। तो ये सारी चीज़ें सेक्शन 23 में है। तो सेक्शन 23 आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन 9, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज वन दैट डिपेंड्स ऑन। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें जैसे याद करने का, स्टार्टिंग के जो सेक्शन 75 है ना,
वो आपको अच्छे से आने चाहिए। तो सेक्शन 31 से लेके सेक्शन 36 तक ये किसकी बात करता है, ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। तो सेक्शन 31 डिफाइन करता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, डेफिनेशन है, मतलब डेफिनेशन है, फिर कह लो कि वो समझाता है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। 32 बात करता है कि अच्छा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, किसी कंटिंजेंसी पे डिपेंड कर रहा है, किसी कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, किसी चीज के होने ना होने पे डिपेंड कर रहा है। जैसे मैं बोलूंगी कि मैं आपको 1000 रुपीज तभी दूंगी जब इंडिया मैच जीतेगी, करेक्ट, या मैं बोलूंगी कि जब मेरा थीसिस सबमिट हो जाएगा तो ही मैं वीडियो बनाऊंगी। तो ये सब क्या कंटिंजेंसी पे डिपेंड करता है, तो किसी इवेंट के होने ना होने पे। और 32 किसकी बात करता है, ये किसी इवेंट के होने पे डिपेंड करता है, इवेंट के हैपन होने पे। और 33 किसके बारे में बात करता है, किसी इवेंट के ना होने पे। जैसे मैं 1000 रुपीज तभी दूंगी जब बारिश नहीं होगी, तो नॉट हैपनिंग पे डिपेंड करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 34 किसके बारे में बात करता है, 34, 35, 36 ये आप लोग को रीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब बेसिकली आपको एक आइडिया दे दिया मैंने, इतना सारा टाइम नहीं है ना कि ये करते रहे। बट 31 से 36 इसके बारे में बात करता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाइज। अब जैसे 56 बोला ना, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहा है। ये तो क्वेश्चन जो मैंने बनाया है ये तो मैंने इजी, मतलब बहुत ऐसा हार्ड नहीं बनाया, वरना समझ रहे हो ना, आपको समझने के लिए बनाया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फ्रस्ट्रेट अ कॉन्ट्रैक्ट, तो कौन सी चीज़ है जो कॉन्ट्रैक्ट को फ्रस्ट्रेट नहीं करती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर, तो इससे तो कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्रस्ट्रेट ही हो जाएगा, इसमें तो कोई दो बात है ही नहीं, वो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है। जैसे कि हम लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी एक घर को लेके, और वो जो घर है वो क्या होता है, गवर्नमेंट की जमीन में आ जाती है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, तो सब्जेक्ट मैटर रहा ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। बी क्या है, सब्सिक्वेंट इलीगलिटी, हाँ बाद में से कोई चीज़ इलीगल हो गई, जैसे अभी कोई चीज़ लीगल है ना, मे बी क्या कहते हैं कि किसी चीज़ की सेलिंग जो है लीगल है, बाद में क्या हो गई, इलीगल हो गई। तीसरा है ए मोर ऑनरस मेथड ऑफ परफॉर्मेंस बिकमिंग नेसेसरी, ये तो क्या ही है, डेथ ऑफ ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल सर्विसेज, किसी को गाने के लिए रखा है ना, वही मर जाता है तो, है ना, ये आप पढ़ लेना, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। तो अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ पे केस का भी एक नाम लिखा गया है, आप इसे भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, द रूल इन हेडले वर्सेस बेक्सेंडल ऑन रिमोटनेस ऑफ डैमेज हैज़ बीन कोडिफाइड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 73, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ना जो सेक्शन 73 है, आपको एक रेंज याद रखना, जैसे आपकी बेयर एक्ट होगी ना, तो शुरुआत में क्या होगा कि अभी भी अगर टाइम हो, है ना, तो आप क्या करना है कि एक रेंज याद कर लेना। जैसे कि 73 से जो 75 तक है, वो ये बताते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका ब्रीच हो जाता है तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर हो गया तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है। तो जो हमारा 73 है, सेक्शन 73, ये किसकी बात करता है, ये बात करता है कि कंपनसेशन की बात करता है, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, कंपनसेशन की बात करता है। और 74 किसकी बात करता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में पेनाल्टी ऑलरेडी मेंशन्ड है तो कंपनसेशन क्या होगा, तो पेनाल्टी से डील करता है। तो ये आपको मतलब सेक्शंस याद होने चाहिए। 1 to 75 मुझे लगता है कि आपको पूरा आना चाहिए अच्छे से। मैंने काफ़ी सारे सेक्शन आपको बताने की कोशिश करी है, बाकी आप करिए। अगला क्वेश्चन है, सेक्शन 74 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद द लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनाल्टी क्लॉजेस। द इंडियन पोजीशन डिफर्स फ्रॉम इंग्लिश लॉ इन दैट अंडर सेक्शन 74। तो बेसिकली अगर आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा पेनाल्टी का, तो आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, और आप जो मान लीजिए आप कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो मैं आपको कहती हूँ कि आपको चैनल पे आना है और ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, ठीक है। और CUT PG से रिलेटेड, CUT PG LLM का जो एग्जाम है इससे रिलेटेड आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देना और आखिरी देना, और आपको आना है। मैंने बोला कि अगर आप नहीं आओगे इससे मेरा भारी नुकसान होने वाला है, बहुत सारे बच्चे आएंगे, तो आप जो आपको मुझे 10 लाख रुपए का पेनाल्टी देना पड़ेगा, ठीक है, 10 लाख रुपए का। अब क्या होता है, नॉर्मली 10 लाख रुपए पेनाल्टी ऐसे सिचुएशन में बनते नहीं है, 10 लाख नहीं बनते, लेकिन मैं क्या करती हूँ, एक मतलब कि जिससे मेरा कॉन्ट्रैक्ट लोग माने, समझ, एक डर क्रिएट करने के लिए, सीरियसनेस क्रिएट करने के लिए मैं बोल देती हूँ 10 लाख रुपए देने के लिए। तो इसे क्या बोलते हैं, हम लोग पेनाल्टी बोलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा 10 लाख ही मिलेगा, आप समझे,
कोर्ट देगी 10 लाख, जितना कोर्ट को लगता है उतना देगी, लेकिन 10 लाख से ऊपर नहीं जाएगी। 10 लाख भी दे सकते हो, 10 लाख से कम भी देगी, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगी। तो ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि कैसे डिफरेंट है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन सी पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, रीजनेबल कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग द स्टिपुलेटेड अमाउंट इज अवॉर्डेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनाल्टी, है ना। तो ये ध्यान रखना है, तो जितना भी अमाउंट है उससे ज्यादा नहीं देना है। तो इंग्लिश में बेसिकली डिफरेंस होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनाल्टी, बस आपको ध्यान रखना है कि जो अमाउंट लिखा है उससे ज्यादा नहीं देना, जो मैंने आपको बताया। अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 as amended in 2018, specific performance is now available as जनरल रूल, है ना। तो फिर ये जनरल रूल की तरह अवेलेबल है। ये एक मैंने थोड़ा रीसेंट डालने की कोशिश करी, वैसे अगर नहीं भी आता तो इतना घबराने वाली बात नहीं है। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके ज़्यादा रीसेंट चीज़ें नहीं पूछी जाती, इसकी पुरानी चीज़ें ही पूछी जाती हैं। तो बेसिकली इसमें अमेंडमेंट आया था और जो डिस्क्रिशनरी नेचर था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का उसे हटा दिया गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंजंक्शन दैट रिस्ट्रेन्स अ पार्टी फ्रॉम डूइंग एन एक्ट दैट वुड अमाउंट टू ब्रीच ऑफ एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँ उससे पहले मैं बता रही हूँ, जो नीचे आंसर है ना आपका, जहां मन करे आप पॉज करके प्लीज पढ़ लेना, है ना, क्योंकि मेरे को तो ये है ना कि जितना मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं वो बता दी हूँ, बाकी आपको पढ़ना तो प्लीज पढ़ लेना पॉज करके, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ आए, ये क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कौन सा इसमें से इंजंक्शन है, that restrains a party from doing an act that would amount to breach of an express or implied terms of contract। तो ऑब्वियसली मैंडेटरी इंजंक्शन नहीं होगा, परपिचुअल नहीं होगा, इंटरलॉक्यूटरी नहीं होगा, तो ये क्या बचा, प्रोहिबिटरी रिस्ट्रिक्टिव इंजंक्शन। तो पेपर को सॉल्व करने का ये भी एक तरीका होता है ना, कि मतलब आपको आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। तो जैसे मैंडेटरी इंजंक्शन है, उसमें कुछ एक्ट होना चाहिए आपकी तरफ से, मतलब कुछ करना पड़ेगा आपको। और प्रोहिबिटरी क्या है कि आपको कुछ नहीं करना है। और परपिचुअल इंजंक्शन क्या है, ये तो फाइनल रेमेडी है। और इंटरलॉक्यूटरी क्या है, ये टेम्पररी है। ये तब दिया जाता है जब ट्रायल हमारा क्या है, ट्रायल पेंडिंग है। यहाँ पे लिखा है तब कब दिया जाता है, जब हमारा ट्रायल पेंडिंग है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 3 कंडीशंस होती है टेम्पररी इंजंक्शन की, जो कि ऑर्डर 39 सीपीसी में प्राइमा फेसाई केस उसके फेवर में होना चाहिए। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, मतलब देखते किसको देखा जाएगा चीज़ों को, मतलब दोनों पार्टीज का नापा तोला जाएगा। फिर ये देखेंगे कि इसे देने से किसी को कुछ ऐसा नुकसान तो नहीं हो जाएगा कि जिसकी भरपाई ना हो सके। तो ये चीज़ होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इन एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द अग्रीव्ड पार्टीज ऑप्शंस आर एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अगर एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो फिर क्या करना है, तो ये जो है हमारा, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हमारा सेक्शन 39 में दे रखा है। इससे रिलेटेड एक केस है हमारे पास, हॉक्स्टर वर्सेस डीलाटोर। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है। तो देखो क्या होता है कि आपने मुझसे बोला, अभी क्या चल रहा है, अभी मार्च चल रहा है, आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, है ना। और मैंने और आप जो है, मैं नोट सप्लाई करने वाली हूँ, ठीक है, मैं नोट सप्लाई कर रही हूँ आपको। तो आपको जो नोट्स है वो जुलाई तक चाहिए था, लेकिन मैं आज ही मार्च में बोल देती हूँ मैं आपको जो है नोट्स नहीं देने वाली हूँ। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप जुलाई तक का वेट करिए, या तो आप क्या करिए, अभी कोर्ट चले जाइए और अभी केस फाइल कर दीजिए। तो ये कहाँ पे दे रखा है, सेक्शन 39 में दे रखा है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो कोई पार्टी, मतलब जो भी पार्टी हमारी कॉन्ट्रैक्ट की, वो नहीं मना कर देती है, तो या तो मैं तुरंत उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपिडेट कर दूं, है ना, और या तो फिर मैं क्या करूं कि मैं उस दिन का इंतजार करूं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है, कैन इमीडिएटली ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज डिस्चार्ज एंड स्यू और वेट अंटिल द परफॉर्मेंस डेट। तो इससे रिलेटेड एक केस भी हमारे पास, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 124 to 125 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, द इंडेमनिटी होल्डर कैन रिकवर फ्रॉम द इंडेमनीफायर। तो मुझे याद है एक बार जब ये क्वेश्चन मैं कर रही हूँ तो मुझे याद आया कि मैंने एक पेपर देखा था। आप मान के चलो जो CUT PG LLM का पेपर है और UGC नेट का है, तो ये थोड़ा थोड़ा सेम है। तो वहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन देखा था। क्वेश्चन ये था कि इन लोगों ने पूछा कि इंडेमनिटी लिखा था, एजेंसी लिखा था, है ना, और फिर बेलमेंट प्लेज ये सब लिखा था। पूछा था कि इनमें से कौन सा पहले आता है। तो सब ध्यान रखना आप लोग, सबसे पहले इंडेमनिटी आता है, इनके सेक्शन याद रख लेना। फिर गारंटी आता है, इंडेमनिटी और गारंटी साथ में। फिर आपका बेलमेंट आएगा,
और लास्ट मतलब ऐसे करके क्वेश्चन 3-4 लिखे थे, पूछ रही थी इसको ऑर्डर में अरेंज करो, फिर एजेंसी आएगा। ठीक है, चलिए ये तो अलग चीज़ थी। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सेक्शन 124 और 125 जो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है इंडेमनिटी का, द इंडेमनिटी होल्डर कैन रिकवर फ्रॉम द इंडेमनीफायर। क्या रिकवर कर सकता है इंडेमनीफायर में? ओनली एक्चुअल डैमेजेस पेड? नहीं, ऑल डैमेजेस, सारे डैमेजेस जो भी लीगल प्रोसीडिंग के दौरान जो लगे, रीजनेबल है तो, और जो भी पैसे उसने कॉम्प्रोमाइज में दिए, है ना, तो ये सारी चीज़ें। तो आप पढ़ोगे तो सेक्शन 125 में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड, तो इंडेमनिटी होल्डर जो है जब उसे सू किया जाता है तो क्या क्या चीज़ें रिकवर कर सकता है। अब मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में आपको वैसे समझा सकती हूँ अगर आपको चाहिए तो, बट इस वीडियो में बहुत हौच पौच हो जाएगा, इस वजह से नहीं बता रही। ठीक है, अगर आपको समझना हो तो बता देना, वरना तो ईजिली समझ आ जाएगा आप रीड करेंगे तो सारे डैमेजेस जो भी उसे सूट में देने हैं, है ना, और किस चीज़ के सूट में, इंडेमनिटी के रिगार्डिंग जो सूट है, और जो भी हमारा कॉस्ट आता है सूट को डिफेंड करने के लिए, बट वो इंडेमनीफायर ऑथराइज करे या फिर सर्कमस्टांसेस में रीजनेबल होने चाहिए। सारे पैसे जो भी कॉम्प्रोमाइज में दिए हैं, है ना, तो इससे रिलेटेड हमारे पास केस भी है, गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन। ठीक है, क्वेश्चन 17, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अंडर सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन्वॉल्व्स 3 पार्टीज, है ना, द श्योरिटीज लाइबिलिटी इज, तो इसमें 3 पार्टी होती हैं। आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है, एक होता है प्रिंसिपल डेटर जो देगा, जो लेगा हाँ पैसे, है ना, और एक होता है क्रेडिटर जो देता है पैसे, और एक होता है श्योरिटी, वो बोलता है कि अगर ये पैसा नहीं देगा तो इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। तो यहाँ पे जो श्योरिटी है इसकी लाइबिलिटी क्या है, इसकी लाइबिलिटी प्राइमरी है? नहीं, इसकी लाइबिलिटी क्या होती है, इसकी लाइबिलिटी सेकेंडरी है। वो तभी अराइज होगी जब प्रिंसिपल डेटर नहीं दे पाता है। ठीक है, और जब एक बारी दे देता है ना, मान लो पैसा दे देता है, तो यहाँ पे क्या लगता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन लगता है। डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन क्या कहता है, ये डॉक्ट्रिन भी पूछा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डॉक्ट्रिन्स बहुत है, तो आप उसको ध्यान में दे सकते हैं, आप नॉर्मली सर्च करेंगे नेट पे आपको मिल जाएगा। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन है वो ये कहता है कि जो ये श्योरिटी है ना, वो क्रेडिटर के शूज में आ जाता है, स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18, under section 172 Indian Contract Act, a pledge is a bailment of goods as security for payment of debt or performance of promise. The pawnee's right include, तो आपको ये समझना पड़ेगा पौनी कौन है। पौनी कौन है मतलब जिसके पास सामान दिया जाता है, मतलब जो क्या करेगा, जो हमें पैसा देगा। ठीक है, जो पैसा देगा और जिसके पास हमने सामान गिरवी रखा है, मतलब बहुत मोटी मोटी भाषा में बोल रही हूँ, तो उसके पास क्या राइट है, तो राइट टू रिटेन गुड्स, जो भी मैंने जवाहरात दिए होंगे वो रखेगा, डेट के लिए स्यू कर सकता है, और अगर मान लो उसने मेरे को बोला कि तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा सामान बेच दूंगा, तो सामान भी बेच सकता है। तो ये उसके राइट्स है। तो आप देख सकते हो 173 से 176 तक, है ना, आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं अगर आपको लगे तो। और मान लो बेचता है, पैसे एक्स्ट्रा बच जाते हैं, तो किसके पास चले जाएंगे, पॉनर के पास चले जाएंगे। क्वेश्चन 19, अंडर द लॉ ऑफ एजेंसी 182 to 238 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये आपको याद करने के लिए मैंने लिखा है। ठीक है, एन अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल इज, अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल किसे कहते हैं, ए प्रिंसिपल हुज एग्जिस्टेंस इज नोन बट नॉट आइडेंटिटी, और हुज एग्जिस्टेंस इटसेल्फ इज नॉट डिस्क्लोज्ड, तो इसे बोलते हैं हम लोग अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये तो इतना नहीं पूछा गया, बट बेसिकली क्या होता है कि, लेकिन वो बाइंड है, बस इतना ध्यान रखना। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, द मैक्सिम डेलीगेटस नॉन पोटेस डेलीगेट इन द लॉ ऑफ एजेंसी मीन्स, तो इस मैक्सिम का क्या मतलब है। अच्छा, इसमें और भी मैक्सिम आप ध्यान रखना, इस मैक्सिम का मतलब क्या है कि जैसे ऑलरेडी डेलीगेट किया गया है ना, मैंने वो फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता। मैंने आपको बोला कि आप जो है जो भी स्टूडेंट्स जो कोर्स खरीदना चाहते हैं आप उनका एक लिस्ट बना लीजिए। अब आप क्या करते हैं, किसी और को भी दे देते हैं, नहीं, तो जो एजेंट है, मतलब एजेंट जो है अपने अंदर सब एजेंट नहीं बनाएगा बिना प्रिंसिपल के कंसेंट के। तो इसका ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट हिज अथॉरिटी टू सब एजेंट विदाउट द प्रिंसिपल कंसेंट। और अगर मान लो करता है और सब एजेंट कुछ गड़बड़ी करता है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रिंसिपल नहीं रिस्पॉन्सिबल होगा। क्यों, क्योंकि अपॉइंट किसने किया था, एजेंट ने अपॉइंट किया था, प्रिंसिपल से पूछा भी नहीं था, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, सिर्फ और सिर्फ एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो इसके लिए आप सेक्शन भी देख सकते हैं। अगला हम लोग आते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में,
Under the Sale of Goods Act 1930, Section 19, property passes when intended to pass. When does property in unascertained goods pass to the buyer? तो इसका जो है हमारा ऑप्शन बी है, वो क्या कहते हैं कि व्हेन द गुड्स आर असर्टेन्ड एंड अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट विद असेंट। तो बहुत नॉर्मल से बेसिक सी चीज़ पूछी है ना, देखने में लग सकता है कि क्या पूछा, बट बहुत बेसिक सी चीज़ पूछी गई है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन, लेकिन आप अब जैसे दो ये आए हैं तो मैं कहूँगी कि आप लोग पढ़ लेना। ये कहते हैं ना कि अगर मान लो कोई अनअसर्टेन गुड्स है ना, अनअसर्टेन मतलब डिसाइडेड नहीं है, तो जब तक गुड्स को असर्टेन नहीं किया जाएगा, असर्टेन मतलब डिसाइड नहीं किया जाएगा, तब तक हम उसे डिलीवरेबल स्टेट में नहीं मानते। जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कब चीज़ डिलीवरी के लिए रेडी रहती है। मैं आप लोगों के लिए रीड भी कर देती हूँ। मैं एक्चुअली पता है आगे स्किप करना चाहती थी, पर पता है मेरा मन ही नहीं मानता है, मुझे लगता है मैं बता दूँ। और अगर आप लोग को आता हो तो आप प्लीज़ स्किप करिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस वजह से मैं, लेकिन स्टिल आई विल टेल। तो प्रॉपर्टी इन अनअसर्टेन गुड्स कैन नॉट पास अंटिल गुड्स आर असर्टेन्ड, है ना। अनअसर्टेन्ड और असर्टेन्ड का मतलब पता है ना, जब तक वो डिसाइडेड नहीं है। अगर एक लेमैन की भाषा में बोलो, जब तक चुना नहीं गया है, डिसाइड नहीं हुआ है। तो वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स, मतलब बात हुई अनअसर्टेन गुड्स बेचने की, और and goods of that description in a deliverable state are unconditionally appropriated to the contract by the seller with buyer assents or by buyer with seller assents, property thereupon passes to the buyer। तो appropriation plus assent मतलब property जो है चली गई है। ठीक है। Question 22, under the Consumer Protection Act 2019, which is the limit for filing complaints under the District Consumer Dispute Redressal Commission, तो ये जो है हमारा अप टू ₹1 करोड़। ठीक है, ये आप लोग देख लेना, मतलब आप लोग उसका लिमिट पढ़ लेना। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है उसकी वैल्यू अप टू 1 करोड़ है। स्टेट कमीशन की कितनी है, 1 करोड़ से 10 करोड़ की है ना, बाद में चेंज हुआ। और जो नेशनल कमीशन उसकी 10 करोड़ से ऊपर की है। ठीक है, और यहाँ पे टाइम लिमिट भी लिखा है 2 साल में, जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उसके 2 साल के अंदर एक्सटेंड भी हो जाता है। ये आप इसे पढ़ लेना, बट ये था मेन कि इनका क्या लिमिट है। ठीक है, तो अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स कैन बी वेरिड बाय, तो जो होता है ना आपस में जो पार्टनर्स रहते हैं उनके कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज रहते हैं म्यूचुअली, तो उसे वो लोग कैसे वेरी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सेक्शन 11 देखना पड़ेगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, है ना। और जो कि किसके बारे में बात करता है, इन जो भी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज है उसके बारे में बात करता है। तो वो तो आपस में पार्टनरशिप अग्रीमेंट करके डिसाइड कर सकते हैं, मतलब आपस में लोगों ने अग्रीमेंट किया पार्टनर से मिलके, तो वैसे राइट्स एंड ड्यूटीज डिसाइड कर सकते हैं। और बेसिकली कौन ही इंटरफेयर करेगा, जो पार्टनर्स अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, इसमें तो कोई दो बात है ही नहीं, है ना। बट बेसिकली आप सेक्शंस पढ़ सकते हो। सेक्शन 27 भी इस रिगार्ड में है कि अगर पार्टनर कंसेंट देते हैं, फिर पार्टनर आपस में बातचीत करके चाहे तो बदल सकते हैं। और कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है, बोल के भी हो सकता है, देख के भी लग रहा है। तो इसका ऑप्शन सी बनता है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अग्रीमेंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स। अगले क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 24, अ स्लीपिंग पार्टनर, है ना, जिसको हम लोग डॉर्मेंट पार्टनर भी बोलते हैं, इन ए पार्टनरशिप फर्म अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हैज नो लाइबिलिटी फॉर फर्म डेब्ट, नहीं ऐसा तो नहीं है, लाइबिलिटी तो होगी। इज लायबल फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म दो ही टेक्स नो एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट, यस ये सही है, भले से पार्टिसिपेट करे या ना करे वो लायबल होगा, है ना। क्यों, क्योंकि अगर वो पार्टनर है उस समय तो लायबल होगा। तो इसका ऑप्शन बी है, और इससे रिलेटेड सेक्शन 25 पढ़ सकते हो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, है ना। और एक जो बेनिफिट रहता है डॉर्मेंट पार्टनर के पास, वो ये रहता है कि पब्लिक को नहीं पता रहता। डॉर्मेंट पार्टनर मतलब पब्लिक को नहीं पता कि पार्टनर है कौन। तो इस वजह से जब होता है ना कि जब रिटायर करता है तो पब्लिक नोटिस वगैरह ये सब देने की उसको ज़रूरत नहीं है, ये सेक्शन 32 में लिखा गया। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, जब पार्टनर्स होते हैं रिटायर होते हैं तो ना पब्लिक नोटिस वगैरह देना पड़ता है। यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है तो पब्लिक नोटिस क्या देगा। ठीक है, फिर अगला आता है क्वेश्चन 25, सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 deals with the rights of the partners in the firm's property. A partner does not have the right to use firm property for firm purposes, ये तो कुछ बनता ही नहीं है। ठीक है, शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। तीसरा क्या है, ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन फर्म प्रॉपर्टी टू एन आउटसाइडर टू मेक देम अ फुल पार्टनर विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, है ना। तो आपको क्या समझ आ रहा है इससे, मैं कहूँगी एक बारी आप लोग रीड करिए ये चीज़, है ना, क्योंकि ये हम क्या होता है पार्टनरशिप वाला आ जाते हैं बहुत कैजुअली डील करते हैं। पॉज एंड रीड,
अगर आप लोगों ने रीड किया होगा तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बस इतना सा है कि वो मतलब अगर जो भी उसका इंटरेस्ट है उस फर्म प्रॉपर्टी में वो इजीली नहीं ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है? उसे फुल पार्टनर नहीं बना सकता है। तो बेसिकली वो सब आपस में इन लोग का एग्रीमेंट हो सकता है पार्टनर वगैरह का, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को क्लियर है, और किसी तरीके का डाउट हो, कोई फीडबैक हो तो आप प्लीज़ बताइए, या कोई और सब्जेक्ट स्पेसिफिकली चाहते हो। वैसे तो मैंने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स दिमाग में रखे हैं, बट उसके अलावा भी आप लोग कुछ और चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि जितना हो पाए मैं करूँगी। और मैं अभी कॉल्स वगैरह पे भी अवेलेबल हूँ, आप लोग इंस्टा पे डीएम करना, मैं कोशिश करूँगी आपसे कनेक्ट करने का। बाकी कुछ भी आपको लगता है किसी भी तरीके से आप लोग की हेल्प हो रही है और हेल्प भी हो रही है तो प्लीज़ उसका वो भी बताइए। हमारे लिए बस एक यही इंसेंटिव है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।